अब देखो, आमतौर पर जब हम किसी पुरानी और भरोसेमंद कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक भारी भरकम और धीरे चलने वाले ट्रक की छवि आती है। हाँ बिल्कुल, एकदम प्रिडिक्टेबल मॉडल जो बस अपना काम शांति से कर रहा हो। सही कहा। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नया चमत्कार नहीं। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब उस भारी भरकम ट्रक का बॉनेट उठाया जाए और पता चले कि अंदर एक अल्ट्रा मॉडर्न और सुपर फास्ट सोलर पावर्ड इंजन लगा हुआ है। एक ऐसी रफ्तार जो सच में सबको हैरान कर दे। एग्जैक्टली आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है। हम आज डाइव कर रहे हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के Q1 FY27 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। और हमने इसके लिए उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स कॉल की रिकॉर्डिंग और स्क्रीना के डेटा का पूरा विश्लेषण किया है। बिल्कुल। और हमारा आज का मेन मिशन ये समझना है कि कैसे एक कोर वायर और केबल कंपनी अचानक से FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स और सोलर सेक्टर में इतनी धमाकेदार ग्रोथ कर रही है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, खासकर लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके वेल्थ क्रिएशन के लिए इन सारे आंकड़ों का आखिर क्या मतलब निकलता है, ये समझना सच में बहुत जरूरी है। तो चर्चा की शुरुआत मैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से करना चाहूंगा। इस क्वार्टर में पॉलीकैब का टोटल रेवेन्यू रहा है 8,209.7 करोड़ रुपए, यानी करीब 8,210 करोड़ रुपए। हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 39% की बड़ी ग्रोथ है, 39%। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT वो करीब 796.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि 33% की सीधी ग्रोथ दिखाता है। इन आंकड़ों को देखकर ही एक्चुअली हमने इस ओवरऑल अर्निंग्स रिपोर्ट को 10 में से 9.4 का स्कोर दिया है। फाइनेंशियल टर्म्स में इसे वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट कहा जाता है। 10 में से 9.4, ये तो वाकई बहुत बड़ा स्कोर है ना? बिल्कुल। अगर हम इन रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो लगभग हर एक मैट्रिक ग्रीन फ्लैग्स की तरफ इशारा कर रहा है। कोर वायर और केबल बिजनेस तो शानदार परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन इस सब के पीछे प्रोजेक्ट स्प्रिंग नाम के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव का बड़ा योगदान है। अच्छा, प्रोजेक्ट स्प्रिंग, इसने पूरी कंपनी के काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया, राइट? बिल्कुल। इस एक प्रोजेक्ट ने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। देखो, 39% की ओवरऑल ग्रोथ एक मैच्योर कंपनी के लिए वाकई बेहतरीन है, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया ना, वो उनका कोर बिजनेस नहीं था। आप FMEG सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। एक स्पेसिफिक सेगमेंट ने तो मार्केट के सारे अनुमान तोड़ दिए हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि कैसे एक वायर बनाने वाली कंपनी FMEG मार्केट में इतना बड़ा कमाल कर रही है। ये इस रिपोर्ट का सच में सबसे दिलचस्प हिस्सा है। FMEG सेगमेंट ने इस क्वार्टर में अपना अब तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया है, करीब 761 करोड़ रुपए। 761 करोड़? हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 71% ज्यादा है। 71%। वेट, रियली? एक क्वार्टर में 71% की वृद्धि? मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स में ऐसी ग्रोथ देखने को जल्दी मिलती नहीं है। सही बात है। और डेटा बताता है कि इस मैसिव एक्सपेंशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ सोलर प्रोडक्ट्स का है, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर दोगुनी यानी 2x ग्रोथ दिखाई है। दोगुनी ग्रोथ सिर्फ सोलर से आ रही है? जी। और उसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मिक्स भी काफी बड़ा है। जैसे फैंस कैटेगरी में अब 33% और लाइटिंग में 8-10% सेल्स सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट से आ रही हैं। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। ये दोगुनी ग्रोथ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये सोलार की 2x ग्रोथ सिर्फ किसी छोटी सी सरकारी स्कीम का नतीजा तो नहीं है, जैसे PM सूर्यघर योजना वगैरह आई थी? मेरा मतलब है, क्या ये कंपनी के कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बराबर खड़ी हो सकती है लंबे समय में? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया आपने। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो PM सूर्यघर योजना और स्टेट लेवल इंसेंटिव्स ने जरूर एक पुश दिया है, पर ये सिर्फ स्कीम का कमाल नहीं है। कंज्यूमर्स अब रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से अपना रहे हैं। तो मतलब ये डिमांड ऑर्गेनिक है? बिल्कुल। और कंपनी ने खुद को उस डिमांड के लिए तैयार किया। उन्होंने सोलर इन्वर्टर्स, पैनल्स और पूरे इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने से सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ता, अब प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे एक पुरानी भरोसेमंद कार कंपनी का सबसे ज्यादा मुनाफा अचानक उसके एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल से आने लगे। एग्जैक्टली वैसा ही।
और प्रोजेक्ट स्प्रिंग के तहत जो ऑपरेशनल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से एफएमईजी मार्जिन अब 8% पर आ गया है। 8%, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है। हाँ, और मैनेजमेंट का FY30 तक इस मार्जिन को 8 से 10% पर मेंटेन करने का जो टारगेट है वो बिल्कुल ट्रैक पर चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एफएमईजी और सोलर की इतनी तेजी से ग्रोथ को फंड करने के लिए कंपनी को बहुत सारी लिक्विडिटी और एफिशिएंट ऑपरेशंस की जरूरत होती है। तो यहां से चर्चा को इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल की तरफ मोड़ते हैं। ये इस रिपोर्ट का सबसे टेक्निकल पर सबसे जरूरी हिस्सा है मेरी नजर में। पॉलीकैब ने अपने एवरेज नेट वर्किंग कैपिटल डेज को घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया है। एक सेकंड, 15 दिन? हाँ, सिर्फ 15 दिन। अगर हम पिछले सालों का डेटा देखें तो FY25 में ये 44 दिन था, फिर FY26 में घटकर 25 दिन हुआ और अब सीधा 15 दिन पर आ गया है। ये हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगभग चमत्कार जैसा लगता है। मतलब जैसे कोई दुकानदार अपना सामान 15 दिन में बेचकर तुरंत कैश जेब में रख लेता है। सही एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन रिपोर्ट में एक और आंकड़ा था, उनके पेएबल डेज बढ़कर 103 दिन हो गए। जी, 103 दिन। तो मेरा यहाँ एक और पुशबैक है। अगर कोई कंपनी 15 दिन में कैश ले आती है लेकिन अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए 103 दिन का टाइम लेती है, तो क्या सप्लायर्स गुस्सा नहीं होंगे? मतलब क्या सप्लायर्स को इतनी देर से पेमेंट करना लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के लिए रिस्क नहीं बन सकता? देखो, आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ कंपनी अपने सप्लायर्स को रुला नहीं रही है। इसके पीछे लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC का एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है। अच्छा, LC का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो? बिल्कुल। पॉलीकैब बैंक को बोलता है कि सप्लायर को पेमेंट कर दे, सप्लायर को उसके पैसे तुरंत मिल जाते हैं तो वो खुश रहता है और बैंक पॉलीकैब को 103 दिन का क्रेडिट पीरियड दे देता है। ओह वाओ! तो एक तरह से कंपनी ने बैंक के बैलेंस शीट यूज करके अपना सप्लाई चेन रिस्क खत्म कर दिया और इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल भी ले लिया। एग्जैक्टली। और इस एफिशिएंसी की वजह से कंपनी का ईबिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल्स ने और वर्किंग कैपिटल रिडक्शन ने मिलकर रेवेन्यू शिफ्ट के दौरान भी मार्जिन्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। ये तो सच में गेम चेंजर निकला। हालांकि मैनेजमेंट खुद मानता है कि आगे चलकर वर्किंग कैपिटल डेज अपनी नॉर्मल 45 से 50 दिन की रेंज में सेटल हो जाएंगे। हाँ, 15 दिन हमेशा मेंटेन करना मुश्किल ही होगा। सही कहा। लेकिन प्रोजेक्ट स्प्रिंग की वजह से जो सप्लाई चेन में फुर्ती आई है वो मार्जिन्स को लंबे समय तक शील्ड करती रहेगी। समझ गया। अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बाद ये देखना भी तो जरूरी है कि कंपनी उन रिस्क से कैसे निपट रही है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। आप इंटरनेशनल मार्केट्स की चुनौतियों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि एक तरफ डोमेस्टिक वायर्स और केबल बिजनेस 43% बढ़ा है, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस रेवेन्यू में 13% की बड़ी गिरावट आई है और एक्सपोर्ट्स का हिस्सा अब टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 3.3% रह गया है, जो पिछले साल 5.2% था। ये सच में एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसका मुख्य कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, खासकर मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और रेड सी के जो मुद्दे चल रहे हैं आजकल। फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गया होगा इस वजह से। वायर्स वैसे भी बहुत हैवी होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। जब शिपिंग रूट्स लंबे हो जाते हैं तो हैवी प्रोडक्ट्स पर मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ग्लोबल हेडविंड्स इतने स्ट्रांग हैं और एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, तो क्या सिर्फ डोमेस्टिक डोमिनेंस कंपनी को बचा सकती है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि डोमेस्टिक डिमांड इतनी मजबूत है कि उसने उस 13% के इंटरनेशनल डिक्लाइन को पूरी तरह से धांप लिया है, यानी बफर कर लिया है। अच्छा, तभी ओवरऑल ग्रोथ 39% रही। पर मैंने बैलेंस शीट में एक और बड़ी चीज देखी। कंपनी के पास 3,990 करोड़ रुपए का नेट कैश रखा हुआ है। जी, 3,990 करोड़। और साथ में करीब 35,441 मिलियन यानी 35,444 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में चुनौतियां हैं तो कंपनी इतना ज्यादा कैश जमा करके क्यों बैठी है? ये कैश और इन्वेस्टमेंट्स दरअसल कंपनी का एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है और यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। वो कैसे? देखो, इस साल उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 818.5 करोड़ रुपए रहा है। ये 3,990 करोड़ रुपए का कैश बफर कंपनी को अग्रेसिव डोमेस्टिक एक्सपेंशन फंड करने की आजादी देता है, बिना किसी बैंक डेट के दबाव के। एग्जैक्टली। उन्हें डेट लेने की जरूरत ही नहीं है। वो नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, डेटा सेंटर्स और ट्रांसमिशन लाइन के बड़े प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं और साथ ही US मार्केट में जो इनके एक्सपोर्ट्स का 50% है, वहां अब डिमांड वापस आ रही है। तो जब US मार्केट खुलेगा तब इनके पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरा कैश अवेलेबल होगा। बिल्कुल।
और कंपनी अब 94 देशों में मौजूद है, तो उनका फुटप्रिंट ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इसको लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखें, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश बफर पर बड़े निवेशक कितना भरोसा कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि प्रमोटर्स का स्टेक अभी भी एक बहुत मजबूत 61.50% पर बना हुआ है। 61.5%, ठीक है। और FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 18.21% और DIIs के पास 11.13% स्टेक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो लगभग 29.3% हिस्सा इन बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ियों के पास है, जिसे हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। सही बात है। स्क्रीनर डेटा के अनुसार पिछले कुछ समय में DIIs और FIIs की हिस्सेदारी में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मार्केट वैल्यूएशन को एक्चुअली बहुत स्टेबलाइज करता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर थोड़ा घबरा जाते हैं जब प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचते हैं। अगर मैं डेटा देखूं तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक पिछले 3 सालों में थोड़ा कम किया है। करीब 4.70% का डिक्रीज दिख रहा है 3 साल में। तो क्या रिटेल निवेशकों को इससे डरना चाहिए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखो, प्रमोटर अगर थोड़ा स्टेक बेचता है तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जिससे बड़े फंड्स एंट्री ले सकें। ऑलमोस्ट 5% प्रमोटर स्टेक अभी भी किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत बड़ा और सुरक्षित हिस्सा है। मतलब मालिक का सबसे ज्यादा पैसा अभी भी लगा हुआ है बिजनेस में। बिल्कुल। साथ ही ऑलमोस्ट 30% इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इस बात की तस्दीक करती है कि बड़े खिलाड़ी इस कंपनी के प्रोजेक्ट स्प्रिंग और FY30 गोल्स पर पूरा भरोसा करते हैं। लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग पैटर्न लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक मजबूत संकेत है। तो इसीलिए इन निवेशकों को DIIs और FIIs की प्रेजेंस से एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। इसी वजह से हमारी रिपोर्ट में इन नंबर्स को देखकर मीडियम और लॉन्ग टर्म होराइजन को स्ट्रॉन्ग बुलिश बताया गया है। उन्हें पता है कि T&D यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेंटर्स के एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ा अवसर छुपा है। तो अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को समराइज करूं, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए, पॉलीकैब अब सिर्फ एक तार या वायर बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो FMG और सोलर मार्केट की चैंपियन बन रही है। सही कहा आपने। उनका 15 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल, लगभग 4000 करोड़ का कैश बफर और करीब 30% की स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग इस ग्रोथ कहानी के मेन पिलर्स हैं। बिल्कुल, एक सॉलिड फाउंडेशन बन चुकी है उनकी। और जिस तरह से वो अपने सोलर सेगमेंट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को स्केल कर रहे हैं, वो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को आगे तक सेफ रखेगा। हाँ, और जाने से पहले मैं सुनने वालों के दिमाग में एक सोचने वाला सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी। और बिल्कुल, बताइए। आज हम सोलर और FMEG ग्रोथ की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, भारत में डेटा सेंटर्स का एक बड़ा तूफान आने वाला है आगे कुछ सालों में। और डेटा सेंटर में सिर्फ 1 मेगावाट कैपेसिटी के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की कीमत की तार लगती हैं। वेट, सिर्फ 1 मेगावाट के पीछे 3.5 करोड़ की केबल्स? जी हाँ। जब आने वाले 5 से 8 सालों में देश में 16 से 18 गीगावाट्स के नए डेटा सेंटर्स बनेंगे, तो क्या पॉलीकैब जैसी डेट फ्री कंपनी की ग्रोथ की असली कहानी तो शुरू होना अभी बाकी नहीं है? बाप रे, ये फिगर्स तो सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। डेटा सेंटर्स का एंगल तो हमने सोचा ही नहीं था इतना डीप जाकर। यही तो आगे का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये सच में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है एंड करने के लिए। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सबको। मैं आग्रह करूँगा कि आप इस नए नज़रिए को लेकर खुद भी थोड़ी रिसर्च करें और इन नंबर्स के पीछे की कहानी को अपने निवेश के फैसलों में ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और विश्लेषण करते रहें।